दोस्तों फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्पेशल कंक्रीट किसे किसे हम कह सकते हैं, जैसे कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हो गया, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट हो गया, और मास कंक्रीट हो गया, अंडर वाटर कंक्रीट हो गया, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हो गया, प्रीकास्ट कंक्रीट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इसे स्पेशल कंक्रीट। हम लोग फाइबर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हम फाइबर को स्लैब में यूज़ कर सकते हैं, प्रीकास्ट में यूज़ करते हैं। हम फाइबर को रिपेयर मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें स्पॉइलिंग वगैरह ना हो। फाइबर क्या करता है? फाइबर आपको पता है कि क्रैक अरेस्ट करता है, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। दो टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, दो टाइप के, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली हम यूज़ करते हैं, वो है ग्लास फाइबर और एक स्टील फाइबर। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि कार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो हम ग्लास फाइबर और स्टील फाइबर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले मैं ग्लास फाइबर की बात करता हूँ। ग्लास फाइबर की बात करता हूँ। ग्लास फाइबर क्या करता है? दो सपोर्टिंग थियरीज है। सबसे पहले तो दो सपोर्टिंग थियरीज है, एक ग्रिफिथ थियरी है और एक रोमेल्डी स्पेसिंग थियरी है। ग्रिफिथ थियरी ये कहता है कि कंक्रीट टेंशन में कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का लो होता है, क्योंकि कंक्रीट में बहुत सारे क्रैक्स और वॉइड्स होते हैं, माइक्रो क्रैक्स और वॉइड्स होते हैं। अभी जब भी स्लैब पे समझ लो स्लैब है, अगर स्लैब पे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो तो सेगिंग होने के लिए वो या डिफॉर्मेशन होने के लिए वो रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। बट क्योंकि बीच में सीमेंट टू सीमेंट कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, क्योंकि बीच में क्रैक्स है, बीच में वॉइड्स है, तो जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो अगर कंक्रीट के अंदर क्रैक्स है, वॉइड्स है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो वीक हो जाता है। ओके, तो ग्रिफिथ थियरी ये कहता है कि अगर हम उसमें फाइबर ऐड करते हैं तो फाइबर क्या करता है? उस माइक्रो क्रैक्स को इलोंगेट होने से रोकता है, क्रैक के विड्थ को बढ़ने से रोकता है। इस तरीके से कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आता है फाइबर ऐड करने से। और इसका एक फार्मूला भी उन्होंने दिया है कि किस तरीके से क्रैक का विड्थ कम या ज़्यादा होने से टेंसाइल स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होता है। ये जो कंपोजिट कंक्रीट होता है, आप इसे कंपोजिट कंक्रीट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट और शॉर्ट डिस्प्लेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स का मिक्सचर होता है। शॉर्ट मीन्स छोटा, डिस्प्लेट यानी बिखरे हुए, टूटे हुए, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ये इनका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होता है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो कंक्रीट और शॉर्ट डिस्प्लेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स का जो कंपोजिशन होता है, इसे आप कंपोजिट कंक्रीट कह सकते हो। तो ग्रिफिथ थ्योरी क्या कहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रो क्रैक्स है, फाइबर्स क्या करता है? वो माइक्रो क्रैक्स के इफेक्ट को कम करता है, उन्हें इलोंगेट होने नहीं देता, क्रैक्स विड्थ को बढ़ने नहीं देता, उसे वहीं पे रोक देता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो अंदर ही वो ब्रिजिंग करता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो ब्रिजिंग करता है, जिसकी वजह से क्रैक के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है। ऐसे ही जो रोमेल्डी स्पेसिंग थियरी है, वो कहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फाइबर्स ऐड करेंगे, मान लो कि अगर ज़्यादा फाइबर ऐड नहीं किया, बहुत कम फाइबर ऐड किया, तो उससे क्या हो सकता है कि यहाँ पे वॉइड्स है, यहाँ पे वॉइड्स है, और उनके पास फाइबर गया ही नहीं, फाइबर तो बीच में ही कहीं पर रह गया है। फिर ये फाइबर उन वॉइड्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ये इन पर कंट्रोल नहीं रख सकता। रोमेल्डी थ्योरी ये कहता है कि जो फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? उसका मिनिमम लेंथ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कि आप 30 mm से लेकर 60 mm तक आप ले सकते हो। 1.5 टाइम्स इसलिए कि अगर फाइबर का साइज़ एग्रीगेट से साइज़ से छोटा रह गया, फिर क्या होगा? दो एग्रीगेट्स के बीच में जो पेस्ट होता है, वो पेस्ट में ही वो फाइबर रह जाएगा, फिर वो डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, फिर वो फाइबर बॉल क्रिएट कर देगा, क्लस्टर बना लेगा उसकी, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बट अगर एग्रीगेट साइज़ से वो बड़ा होगा, तो फिर क्या करेगा? एग्रीगेट जब भी आगे पीछे फ्लो होगा, वो फाइबर्स को पुश करेगा, जिसकी वजह से फाइबर सब अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो सकेगा। तो इसके लिए जो एस्पेक्ट रेशियो है कि डाया कितना होना चाहिए और लेंथ कितना होना चाहिए मिनिमम, तो इसलिए जो मिनिमम लेंथ दिया है 1.5 टाइम्स, यानी कि 30 mm से लेकर 60 mm तक, वो डिस्पर्शन के लिए है। और एक एस्पेक्ट रेशियो होता है जो लेंथ बाई डायमीटर होता है, लेंथ वो 30 से 100 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि फाइबर का लेंथ अगर 50 mm है, तो उसका डाया 0.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट रेशियो 100 हो गया, 50 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 100। ऐसे ही एक्सपेक्ट रेशियो 30 से 100 होना चाहिए। इससे क्या होता है? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ये उसमें इंप्रूवमेंट आता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन ठीक वैसे ही जैसे हम लेफ्ट लेंथ का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया रोमेल्डी थ्योरी। रोमेल्डी थ्योरी ये भी कहता है कि अगर फाइबर का साइज़ बड़ा भी होगा, उससे डिस्पर्शन भी अच्छा होगा, प्लस मान लो कि ये कोई छोटा सा क्रैक है जो फ्यूचर में इलोंगेट होने वाला होगा। जब वो इलोंगेट होने जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो क्रैक्स, यहाँ पे जो फाइबर हमने रखा है,
वो क्रैक को बढ़ने नहीं देगा, यहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वहीं पर उसको रोक देगा। मतलब कि ये फाइबर उसके एलोंगेशन प्रोसेस में टांग अड़ा देगा। ये रोमेलिस थ्योरी कहता है। तो ये था ग्लास फाइबर, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, बट हाँ टफनेस बढ़ जाता है। टफनेस क्या होता है कि इसमें क्रैक लोड बढ़ जाता है, मतलब कि क्रैक आने के बाद भी वो तुरंत कोलैप्स नहीं होता, थोड़ा सा और क्रैक वो होने देता है। मतलब कि इससे क्रैक प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट आता है। जब आप विद फाइबर वाले कंक्रीट और विदाउट फाइबर वाले कंक्रीट को जब आप कंपेयर करते हो, तो विदाउट फाइबर वाला कंक्रीट थोड़ा सा क्रैक होगा तो ब्रेक हो जाएगा, विद फाइबर वाला कंक्रीट थोड़ा सा और ज़्यादा क्रैक हो सकता है और उसमें आप ब्रीथिंग देख सकते हो, बट वो उतना जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये होता है क्रैक लोड, और यही होता है टफनेस। तो उससे टफनेस बढ़ जाता है। अभी क्योंकि मैंने बताया था कि अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रैक्स होते हैं उसको इलोंगेट होने से रोकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके इफेक्ट को कम करता है, इस तरीके से कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्टील फाइबर की। स्टील फाइबर क्या करता है, अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रैक्स है उसको ये कुछ नहीं कर पाता। स्टील फाइबर तभी अपना काम करता है जब कंक्रीट में क्रैक आ जाता है। जब कंक्रीट में क्रैक आ जाता है तो फिर ये ब्रिजिंग का काम करता है, और प्लस इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि स्टील फाइबर्स अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे कि क्रिम्प्ड हो गया, जो ऐसा वेवीनेस होता है, और एक इंडेंटेड होता है जो बीच में प्लेन होते हैं, बाद में एंड में ऐसे होते हैं, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और एक प्लेन होता है। तो इनके शेप की वजह से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि एक बीम जिसमें स्टीरप्स डाला ही नहीं है, शियर एनफोर्समेंट डाला ही नहीं है, तो ऐसे 2 बीम्स कास्ट किए गए विदाउट शियर एनफोर्समेंट के। तो एक में ये स्टील फाइबर डाला, एक में स्टील फाइबर नहीं डाला, और फिर जब ये लोड एग्जर्ट किया तो ये देखा गया कि क्रैक्स आए बट वो कोलैप्स नहीं हुआ जिसमें स्टील फाइबर था। तो इस तरीके से स्टील फाइबर रेनफोर्सिंग इफेक्ट भी देता है जो ग्लास फाइबर नहीं देता। अभी स्टील फाइबर्स के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि ये अगर आप 1% स्टील फाइबर ऐड कर रहे हो तो उसमें आपको 20% वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि स्टील फाइबर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बढ़ता है नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वाटर सीमेंट रेशियो से ही बढ़ता है। जब आप एवरी 1% स्टील फाइबर पे जब आप 20 लीटर वाटर ऐड करोगे तो आपका स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टील फाइबर डालने की वजह से क्या होता है, आपको सीमेंट कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपको पेस्ट बढ़ाना है। पेस्ट इसलिए बढ़ाना है ताकि वो पेस्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स काम करे इसके लिए, ठीक है, ताकि ये स्टील फाइबर्स को अपने साथ आगे तक फ्लो करके लेके जा सके। इसलिए आपको पेस्ट बढ़ाना होगा, यानी कि आपको सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट बढ़ाना होगा, आपको सैंड बाई एग्रीगेट का रेशियो बढ़ाना होगा। इतना कुछ बढ़ाने से ब्लीडिंग होने का, सेग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से ये मिक्सिंग में भी हैम्पर करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हैम्पर करता है, प्लेसिंग में भी और कंसोलिडेशन में भी ये हैम्पर करता है। तो इससे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्योंकि इससे अब्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसके लिए आप कौन से मटेरियल का पाइपलाइन आप यूज़ कर रहे हो ये पे डिपेंड करता है। अभी ग्लास फाइबर से टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। स्टील फाइबर से क्या होता है, कंक्रीट का शेयर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डक्टिलिटी भी बढ़ जाता है, ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपकी इसमें कुछ राय है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि जितना मैंने बताया और जितना मैंने पढ़ा है ये टॉपिक उससे कहीं ज़्यादा वास्ट है। तो बहुत कुछ पढ़ना और जानना अभी भी बाकी है। आपको कुछ पता है या फिर कुछ करेक्शन करना है मेरे में, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसलिए कहता हूँ नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।